तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के सिलेबस में है, स्टेट बोर्ड में भी है, सीबीएसई में भी है। कंसेप्ट इसका दोनों जगह सेम है, तो आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, एक टर्म समझो, सीक्वेंस क्या होता है। SUQUENC, सीक्वेंस। ये सीक्वेंस क्या है, पहले इसको समझते हैं, फिर मैं आगे जाके बताऊंगा आपको कि सीक्वेंस के ही टाइप्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, फिबोनाची सीरीज। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं ग्रेजुअली। अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में है, आगे जाके क्लास 11th 12th में जा कर के पढ़ोगे बाकी की चीज़ें। तो चलो पहले सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। देखो, सीक्वेंस को आगे समझने से पहले मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर, अगर मान लो 1 4 9 16 25, देन ऐसे लिख दिया। अभी मैंने लिख दिया -3 11 0 8 7 -3 एंड लिख दिया ऐसे आगे। अगर आप इन चीज़ों को देखो तो इसमें क्या हो रहा है समझना इस चीज़ को थोड़ा सा। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ क्या है ना, नंबर्स लिए हैं इस तरह से जिसमें आप पैटर्न देख करके बता सकते हो कि आगे क्या आने वाला है, यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ क्या आने वाला है। तो यहाँ पे ये चीज़ पता लगाने के बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं। उन्हीं में से एक रूल मैं बताऊँगा। अगर उस रूल को ये सीक्वेंस फॉलो करेगा तो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्या है वो रूल, वो जानते हैं। पहले देखो सीक्वेंस को समझ लो। ये जो मैंने लिखा है ना, ये 1 2 3 4, देखो ये एक ऑर्डर में लिखा है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, अब अगला आएगा 5 6। और मैं अगर किसी से पूछ लूँ कि तीसरे नंबर पे टर्म क्या है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर 3 है। चौथे नंबर पे कौन सा आ रहा है, तो 4 है। यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं इसको बोल सकता हूँ कि हाँ तीसरे पोजीशन पे 1 है या दूसरे पोजीशन पे 4 है। यहाँ पे एक बार लिख दिया तो सबकी ऑर्डर फिक्स हो गई। अब उसके हिसाब से सब अपने अपने प्लेस पे आएंगे। जैसे यहाँ पे भी देखो, सेकंड पोजीशन पे 4 है, फोर्थ पोजीशन पे 16 है। तो ये एक ऑर्डर है जिसमें मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो ये नंबर्स कभी कभी क्या होगा ना, जैसे इस केस में ये रूल है कि ये लग रहा है कि सब में एक ऐड हो रहा है। इसमें रूल देखने की, देखो यहाँ पे अगर देखोगे ईच टर्म में क्या रूल चल रहा है। ईच टर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, +1 कर रहा हूँ। गौर से देखो यहाँ क्या हो रहा है, ईच टर्म को देखो तो क्या होने वाला है, सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहे हैं। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। मतलब यहाँ n स्क्वायर का रूल चल रहा है, जहाँ n नेचुरल नंबर है। समझ लो, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट भी दे रहा हूँ ये सब समझने के लिए। अब मैं किसी बच्चे से पूछ दूँ कि यहाँ बताओ ये जो नंबर्स दिए हुए हैं उसके बाद में क्या नंबर आएगा, तो वो टेंशन में आ जाएगा। सर इसके आगे नंबर, ये तो -3 फिर 11 फिर 0 आ गया फिर 8। बड़ा मुश्किल है बताना, क्यों, कुछ रूल पता नहीं चल रहा है। यहाँ रूल नहीं लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीक्वेंस नहीं है, ये भी सीक्वेंस है। यहाँ पे ये भी ऑर्डर्ड में। जब मैंने ऐसा लिख दिया तो देखो पहले प्लेस पे थे -3 है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि T1 है, दूसरा T2 है। जनरली हम बताएंगे आपको कि यहाँ पे हम लोग टर्म्स को इस तरह से डिफाइन करते हैं, T1 T2 T3, इन जनरल T से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से आगे जा कर के ये हमारा, मान लो आगे जाके कोई नंबर आएगा उसको हम लोग TN बोल देंगे। लास्ट वाला -3 है, मतलब और बहुत सारे नंबर्स हैं, तो लास्ट नंबर को TN को मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, लास्ट टर्म बोलते हैं। तो इसको समझो। तो ये जो तीनों मैंने लिखे ना यहाँ से, ये तीनों सीक्वेंस है, और भी ऐसे बहुत सारे लिख सकते हो। तो मेन क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऑर्डर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट रूल भी हो सकता है, रूल नहीं भी हो सकता है। तो अगर कुछ पर्टिकुलर रूल हम लोग पढ़ेंगे, उसको अगर कोई सीक्वेंस फॉलो करेगा तो उसको बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अगर वो नहीं फॉलो करेगा तो हम उसको मतलब कुछ और बोल सकते हैं, या वो रूल नहीं फॉलो करा सीक्वेंस है, इन जनरल सीक्वेंस है, ऐसे समझ लो। तुम्हारे बुक में इसका डिफिनीशन भी दिया हुआ है। सीक्वेंस का एक डिफिनीशन है, मैं वहाँ पे लिखता हूँ। अगर जनरली हम लोग रटने वाली बातें नहीं लिखेंगे, मैक्सिमम समझने वाली बातें यहाँ पे करने वाले हैं। तो सीक्वेंस को फिर भी एक बार थोड़ा सा समझा दे देता हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन है। तो मैं लिखता हूँ क्या है यहाँ पे, ए सेट ऑफ नंबर्स
जैसे सब देखो पूरा कलेक्शन है नंबर का, है ना, ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स बोल सकते हो, ए सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर, वेयर द नंबर्स, ये आपसे कोई डिफिनीशन नहीं पूछेगा बट फिर भी आपको जानना चाहिए। मैंने क्या लिखा है, सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डिफिनिट ऑर्डर, आर अरेंज्ड इन ए डिफिनिट ऑर्डर। ये चीज़ समझनी वाली बात है, डिफिनिट ऑर्डर, डिफिनिट ऑर्डर होना चाहिए, बस इतना समझ लो। लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सब क्या है, डिफिनिट ऑर्डर में है। हमेशा 3 के बाद 4 ही आता है, 4 के बाद 5 ही आता है। अचानक से ये ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने 4 लिखा तो 7 आ जाएगा, रूल वायलेट हो जाएगा। तो एक रूल की तरह हो जाता है, कहीं पे रूल लगेगा, कहीं पे क्या है, कुछ रैंडम नंबर्स भी आएंगे। तो उन्हीं में से सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस का टाइप बहुत सारा है, उनमें से एक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको मैं समझा रहा हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होते हैं वो समझो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो 1 3 देन 5 7 9। आप देखो यहाँ से गौर से क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, या ऐसे भी दे सकते हो, इसमें क्या ऐड करने से 3 मिलता है, तो +2 करने से। देखो मैंने ऐसा जानबूझ के लिखा है कि सब में +2 हो रहा है, सब में +2 हो रहा है। देखो यहाँ से +2 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, पीछे वाले जितने भी टर्म्स है उससे अगला टर्म कैसे आ रहा है, उसमें 2 ऐड करने से। मतलब एक कांस्टेंट नंबर आप ऐड कर रहे हो तो नया टर्म आ रहा है। तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि सर ये एक सीक्वेंस, देखो ये एक सीक्वेंस है, लेकिन मैं इसको बोलूँ कि यहाँ पे कंटिन्यूस कोई भी 2 नंबर ले सकता हूँ मैं, है ना। 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि एपी किसको बोलेंगे, किस सीक्वेंस को एपी बोलेंगे, जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि किस सीक्वेंस को एपी बोलोगे, तो अगर डिफरेंस 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो हम लोग उसको एपी बोल देंगे। इसी चीज़ को मैं लिखता हूँ क्या कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms is constant, क्या होना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट है देन क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने जैसा बताया उसके हिसाब से क्या होगा, ये जो अभी आ रहा है सीक्वेंस, देन क्या लिखेंगे, द सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बस ये चीज़ समझना है आपको, अगर ये ऐसा रहा तो उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये तो समझ में आ रहा है कि ठीक है, कुछ और एग्जांपल समझाओ। मैं बोलूँ ठीक है, देखते हैं। तो देखो इसकी कुछ और एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2, इसके बाद लिख दिया 6, फिर इसके बाद क्या लिख रहा हूँ 10, फिर इसके बाद लिख रहा हूँ 14 एंड सो ऑन। अब तुम बोलोगे सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 - 2 4 आ रहा है, 10 - 6 4 आ रहा है, 14 - 10 4 आ रहा है। तो ये देखो डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। मैंने लिखा है कंसेक्यूटिव टर्म, तुम ये टर्म ले रहे हो, ये टर्म ले रहे हो, कंसेक्यूटिव ही है ना, लगातार है। तो क्या मैंने बताया था कि अगर कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आना चाहिए, कांस्टेंट, और ये आ रहा है, मतलब एक ही वैल्यू आना है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एपी। लेकिन अगर यहीं पे मैंने क्या किया, मान लो ऐसे लिख दिया 1 4 7 11 14 एंड सो ऑन, ऐसे लिखा है। अब देखो 1 और 4 का गैप 3 है, 7 और 4 का गैप 3 है, 11 और 7 का गैप क्या आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। देखो आप गौर से, अब वो कांस्टेंट नहीं रहा, 2 कांस्टेंट आ रहा है, एक 3 भी आ रहा है, 4 है, तो सेम नहीं है ना। तो सेम नहीं है तो क्या होगा, ये एपी में नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, दिस इज़ नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है, नहीं है, मतलब मैंने क्रॉस कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हो जहाँ पे लिखो और कांस्टेंट डिफरेंस करके चेक करो। डिफरेंस अगर सेम आएगा तो बोलेंगे कि एपी में है, नहीं आएगा तो बोलेंगे एपी में नहीं है। मैं एक
कुछ एग्जाम्पल्स निगेटिव टर्म्स में आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ से मैं कुछ एग्जाम्पल्स और आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिखा है, तुम खुद बताना, 100 है, 70 है, 40 है, 10 है, एंड इसी तरह से मान लो नंबर्स आते रहेंगे। मुझे पता नहीं आगे क्या आने वाला है, ऐसे आते रहेंगे। तो मैं बोलूँगा क्या ये एपी में है क्या? देखो क्या है ना, इस बार अभी तक जो एग्जाम्पल में आपने नंबर को बढ़ते हुए देखा, ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो इंक्रीजिंग एपी का है। अभी ऊपर में जाकर देख सकते हो, जो दो एग्जाम्पल मैंने बताया ये दोनों इंक्रीजिंग एपी का है। लेकिन ये देखो डिसेंडिंग फॉर्म में, 100 के बाद 70, 70 के बाद 40। तो यहाँ भी यही करोगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे, सेकंड में से इस, देखो ये सेकंड है तो इसके लिए फर्स्ट बनेगा, मतलब नेक्स्ट टर्म में से पिछले वाले को माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे 70 माइनस 100 कितना आ रहा है, तो -30। 40 माइनस 70 कितना आ रहा है, तो -30। 10 माइनस 40 कितना आ रहा है, -30। मतलब क्या हुआ बच्चे, हर बार -30 -30 -30। मतलब क्या हुआ, ये -30 भी तो कांस्टेंट ही है। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो इन एपी, ये भी एपी में है, एपी में है। लेकिन ये किस तरह का एपी है, डिक्रीजिंग एपी है। आप ऐसे भी बोल सकते हो। अगर मैंने अगर ऐसा नंबर्स लिख दिए, जैसे कुछ एक एग्जाम्पल लिख लो, जैसे 3 लिख दिया, 3 लिख दिया, 3 लिख दिया, देखो ऐसे सिर्फ 3 3 आ रहे हैं, तो ऐसे अगला टर्म्स भी 3 3 होगा। कोई पूछेगा क्या अगर ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है क्या ये एपी में है? यस, ये भी एपी में है। कैसे देखो, 3 - 3 0, 3 - 3 0, जो माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। मतलब ये भी एपी में है हमारा। मतलब लगातार कांस्टेंट का रिपीटेशन होगा तब पर भी हम उसको बोल सकते हैं कि वो एपी में है। ठीक है, तो ये चीज़ तरह से समझना था। और कुछ एग्जाम्पल में करते हैं। देखो ऐसे ही मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि हर बार मैं डिफरेंस ही चेक करूँगा और सेकंड से पीछे वाले को माइनस करना है। ये सेकंड बनेगा तो इसका पिछला ये होगा, उल्टा मत माइनस करना। फिर इसके बाद हम लोग जनरल फॉर्म पे आएंगे। एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा -7 -4, ये सब एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में भी दिया है, वहाँ भी देख सकते हो। 2। अब देखो ये अगर मैं पूछूं किसी से कि बताओ यहाँ का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, यहाँ का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो पहले रूल पता होना चाहिए। अगर रूल एपी का है तो तुम बता सकते हो। ऐसे ही दूसरे के भी रूल होते हैं। जैसे जीपी के केस में हम लोग अलग रूल को पढ़ने वाले हैं, एचपी के केस में अलग रूल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सो देखो सेकेंड टर्म क्या है, -4, इसमें से इसको माइनस करो तो क्या होगा, -4 माइनस ये -7 है तो -7 होगा, तो क्या आएगा, -4 + 7। रियल में क्या हो रहा है बच्चों पता है, 3 आया। मतलब हर टर्म में 3 ऐड हो रहा है। -4 + 3 करेंगे तो -1 आएगा, -1 + 3 करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 + 3 करोगे तो क्या आएगा, 5, 5 + 3 करोगे तो क्या आएगा, 8। मतलब ये चीज़, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एक बार कॉमन डिफरेंस निकाल लो तो अगला टर्म लाने के लिए क्या करना होता है, उसको पीछे वाले टर्म में ऐड करना होता है। मैं अगर आपसे एक और पूछ लूँ तो आप क्या बोलोगे, 8 + 3 11 होगा सर। तो इस तरह से आपसे बहुत सारे नंबर्स पूछे जा सकते हैं। अब इसको इतना समझने के बाद, अगर इसको समझ गए हो तो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है ना, एक ही पार्ट में तो सारा चीज़ नहीं लिख सकता मैं, इसीलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करता रहता हूँ। थोड़ा सा पीछे का भी देखते रहो और समझते रहो, रिलेट करते रहो, तो कंटिन्यूएशन में तुम्हें सारा चीज़ समझ में आएगा। तुम्हें अगर देखना है अगर पीछे का कोई चीज़ तो पीछे जा कर के एक बार बैक कर सकते हो। तो चलो अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे कौन सा टर्म है, यहाँ पे कौन सा टर्म है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये एपी में है, ये जितने भी टर्म्स हैं वहाँ पे एपी में है। मैं किसी के बारे में अभी आपको नहीं बताया हूँ, मैंने यहाँ पे 6 टर्म लिया, मैं आपको बोलूँ कि ये एपी में है, ये एपी में है। अब देखो, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ सो सुन लो। मैं 2 कंडीशन बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आपको फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म आपको पता है। मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट टर्म ना ए है। देखो यहाँ से हम लोग नया पढ़ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ से हम लोग इतना पे समझेंगे। तो फर्स्ट टर्म को मैंने नाम दिया है, मतलब इस ब्लॉक में ना मैं ए को बिठा देता हूँ, ओके। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसको कॉमन डिफरेंस का नाम मैं देता हूँ, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का नाम मैं डी दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर फर्स्ट टर्म है तो सेकंड टर्म कैसे आएगा। आपने देखा होगा पीछे के एग्जांपल्स में जा कर के देख सकते हो, जब मुझे पीछे के टर्म्स पता होते थे
तो मैं नेक्स्ट टर्म कैसे निकालता था, जैसे 2 से 5 कैसे आया, +3 करने से। 5 से 8 कैसे आया, +3 करने से। 8 से 11 कैसे आया, +3 करने से। तो इसका मतलब क्या है, पीछे वाले टर्म्स में हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। तुम एक और एग्जांपल देख सकते हो इसके साथ, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो तुम यहाँ से एक चीज़ और देखो। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर ये टर्म मान लो यहाँ पे 1 है, अगला 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, तो आप बोलोगे सर 1 में ना +2 करने से आ रहा है, और ये +2 का मतलब क्या है, 3 - 1 करने से 2 आता है, 5 - 3 करने से 2 आ रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि जो डिफरेंस निकालते वक्त, कॉमन डिफरेंस निकालते वक्त हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म को उससे पिछले वाले टर्म से माइनस करते हैं। हर नेक्स्ट टर्म को उसके पिछले वाले टर्म से माइनस करते हैं तो डी निकलता है। लेकिन मान लो तुम इस जगह पे हो और इससे अगला टर्म को जाना है, तो कैसे जाओगे, यहाँ पे जो बैठा होगा उसमें प्लस करोगे क्या, डी। तो अब मैंने तुम्हें ये डी पूछा नहीं है, मैंने डी बता दिया है कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म जैसे 1 है और कॉमन डिफरेंस 2 है इन दोनों का, तो अगला कैसे निकाला, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये ए है तो कॉमन डिफरेंस डी दिया है, तो सेकंड यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ये ए प्लस डी आएगा। यहाँ पे ए प्लस डी है, उसमें फिर से एक बार डी ऐड होगा, जैसे 3 था यहाँ पे, 3 + 2 5 हुआ, तो अब तो 3 की जगह पे क्या है, ए प्लस डी, तो ए प्लस डी में क्या करोगे, प्लस डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2D। इसी तरह से एक और डी ऐड करो तो ए प्लस 3D, यहाँ पे एक और डी ऐड करो तो ए प्लस 4D। मतलब क्या हो रहा है समझो, मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म है ए, ओके। सेकेंड टर्म क्या आ रहा है, देखो सेकेंड टर्म कैसे आता है, सेकेंड टर्म के बारे में सोचो। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना होता है, मतलब ए प्लस डी, ओके। मैं किसी से पूछूं थर्ड टर्म कैसे आएगा, तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 2D, डन। यहाँ पे देख सकते हो रियल में इस a प्लस डी को एक और d मिल गया तो d प्लस डी 2D हो गया। अगर मुझे चाहिए फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा, इस a प्लस 2D को एक और d मिलेगा तो a प्लस 3D हो जाएगा। मतलब क्या कर रहे हैं, हर टर्म में d ऐड करते जा रहे हैं, a वही है। तो अगर मैं पूछूं फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो अब देखो समझो, यहाँ से ये होगा a प्लस 3D है ना, उसमें एक और d ऐड हो जाएगा तो 4D। अब गौर से देखो, ऐसे में क्या बहुत सारे टर्म्स की बात कर रहा हूँ मुझे चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना ये टर्म तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा ना, ये तो चलता ही रहेगा। मैं एक जनरल फार्मूला बनाना चाहता हूँ, इसको ऑब्जर्व करके कि मुझे ये चीज़ समझ में आए कि अचानक से एक ऐसा फार्मूला मिल जाए, उसमें वैल्यू रखूँ तो सारे टर्म्स मिल जाए मुझे, जिसको मुझे चाहिए होगा। देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, जब पहला टर्म है तो ए है, चलो पहले टर्म की बात हो गई। सेकेंड टर्म में गौर से देखो, जब सेकेंड टर्म है तो यहाँ ए प्लस डी है, जब थर्ड टर्म है तो यहाँ ए प्लस 2D है, फोर्थ टर्म है तो ए प्लस 3D है, फिफ्थ टर्म है तो ए प्लस 4D। आपने क्या देखा, ए सब में आ रहा है फिर प्लस आ रहा है। अब देखो जब यहाँ सेकेंड है तो यहाँ एक कम है डी, जब थर्ड है तो इससे एक कम है 2D, जब फोर्थ टर्म है तो उससे एक कम है 3D, जब फिफ्थ टर्म है तो उससे एक कम है 4D। अगर किसी से मैं पूछूं व्हाट इज द सिक्स्थ टर्म, बोलो, आप बोल रहे हो, आप लोग बोलो क्या, a प्लस 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5D हो जाएगा। मतलब जो भी यहाँ होगा उससे एक कम कर। मान लो मैं तुम लोगों से बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता ये nth नंबर का टर्म है, ये nth नंबर का टर्म कुछ भी हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि nth टर्म के बारे में आप बोलो, तो आप क्या बोलोगे, सर a तो सब में है तो a प्लस प्लस और ये जितना भी है उससे एक कम, तो n से एक कम क्या होगा, n-1 कर दो। अगर मैं बोलूँ 10 से एक कम क्या होगा, तो 10-1 दैट इज़ 9, तो n से एक कम क्या होगा, n-1, तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस n-1 इंटू डी, डी तो सब में इंटू होता ही है। अब इस nth टर्म को हम लोग tn से डिनोट करेंगे, यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे, tn से, तो tn इज इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों ये देखो यहाँ पे हमारा एक बहुत अच्छा
फार्मूला मिल गया इस चैप्टर का, जिसका नाम है nth टर्म। इसको क्या बोलेंगे? nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। चेक कर सकते हो यहाँ पे। इतना मैंने कैसे किया, अगर आपको डाउट है तो फिर से इसको एक बार रिपीट करके देखो, समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पे आने वाला टर्म होता है ना, A सब में है प्लस सब में है, ये वाला जो एक्सप्रेशन यहाँ दिख रहा है n-1, वो कैसे आया? यहाँ की वजह से। अगर हम n नंबर का टर्म निकालेंगे तो यहाँ पे एक उससे कम आता है, तो इस फार्मूले को हमें ध्यान रखना है। तो देखो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है उसको थोड़ा सा समराइज़ करते हैं। 2 चीज़ हमने सीख लिया है, तो चलो उसको क्या सीखा है बताता हूँ मैं आपको नेक्स्ट पेज पे। तो चलो देखो, अभी हमने क्या पढ़ा है? जनरल फॉर्म ऑफ AP, जनरल फॉर्म ऑफ AP मतलब इन जनरल AP का मतलब क्या होता है? तो मैंने बताया कि अगर पहला टर्म A है तो अगला टर्म A प्लस D आएगा, दिस इज़ सेकेंड टर्म। अगला टर्म A प्लस 2D आएगा, दिस इज़ थर्ड टर्म। अगला टर्म क्या आने वाला है? A प्लस 3D आएगा। एंड इसी तरह से हम लोग करते चले जाएंगे, तो एक बार आएगा A प्लस n-1 इंटू डी। मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये nth टर्म है। याद रखना ये nth टर्म है। इसी को हम लोग Tn से डिनोट करते हैं, या इसको मैं कभी कभी L भी बोलूँगा, लास्ट टर्म। क्या मैं बोल रहा हूँ इसको? लास्ट टर्म। देखो तो हमारा जो फार्मूला बना ना, दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट टर्म, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। D इज हियर कॉमन डिफरेंस, और ये हमारा nth टर्म है। तो इसको मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। अब आप इसको समझो, कन्फ्यूज़ क्या क्या होते हैं बच्चे? n क्या है यहाँ पे, Tn क्या है, इसमें दिक्कत होता है। देखना n हमेशा ना, n का मतलब समझने के लिए समझना है क्या कि पोजीशन से रिलेटेड है, कितने नंबर पे है वो, पोजीशंस बताता है, रैंक बताता है जैसे वैसे पोजीशन। और Tn का मतलब इस पोजीशन पे वैल्यू क्या है, समझो इस बात को। वहाँ का वैल्यू देखोगे, जैसे ये nth नंबर का पोजीशन है, nवें नंबर का मतलब मान लो अगर मैं बोलूँ कल के डेट में 100th टर्म है, मतलब 100 नंबर पे यहाँ कौन है, तो ये जो यहाँ पे बैठा है ये पूरा का पूरा Tn है। और n क्या बता रहा है यहाँ पे? नंबर। तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ जो n है, ये n है नंबर्स। ये जो n है ना, n का है, आप बोल सकते हो कि n रिप्रेजेंट्स ये कि कितना वैल्यू आने वाला है, कितने नंबर का, मतलब टोटल इस टर्म में, इस AP में कितने नंबर हैं, कितने ऐसे टर्म हैं। तो मैं इसको अगर डिफाइन करना चाहूँ तो क्या बताऊँगा? नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमारे AP में कितने टर्म्स है ये समझना चाहिए। ये D क्या बताएगा यहाँ पे? D बताएगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ओके डन। और बताओ A के बारे में तुम क्या बोल सकते हो? सर A यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। A क्या है यहाँ बच्चों? फर्स्ट टर्म। Tn क्या है यहाँ पे? Tn के बारे में बोलता हूँ, nth टर्म, nth टर्म है ये। या इसको आप समझो और लास्ट टर्म भी बोल सकते हो कि सर लास्ट टर्म है ये। तो देखो बच्चे, इस पे क्या है ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 वेरिएबल है, इन 1 तो कांस्टेंट है ना, इन 4 वेरिएबल में से क्या होगा, आपको 3 का वैल्यू दिया रहेगा और बोलेगा कि चौथे का बताओ। अरे समझ रहे हो क्या? मतलब कोई भी 4 वैल्यू, जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन करते एक एग्जाम्पल। मान लो मैंने बोला कि मेरा AP है जिसका A का वैल्यू दिया है 100, A 100 से स्टार्ट हुआ है, मतलब फर्स्ट टर्म 100 दिया है, कॉमन डिफरेंस मेरा 4 है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे अगर मेरा AP चलता गया तो बताओ कि जो 100th टर्म होगा वो क्या होगा। व्हाट इज़ द 100th टर्म? 100th टर्म का मतलब समझे, n का वैल्यू 100 दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे AP में 100 है, तो उस 100 नंबर के पोजीशन पे आने वाला क्या होगा। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे ये पहला टर्म 100 है, डन। दूसरा 104 होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है ना, देखो 4 का गैप है। अगला क्या होगा, 108। ऐसे करते 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 जब ये 100 पोजीशन पे पहुँचेगा, 100th
इस जगह पे, इस पोजीशन पे आने वाला वैल्यू कौन है, दैट इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Tn। मैंने Tn पूछा है आपसे, समझ में आ रहा है आपको। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम लोग स्पेस क्रिएट करते हैं, यहाँ आ जाते हैं। अब आप बोलोगे सर इस फार्मूला में हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, वी हैव Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो बोलोगे सर Tn का वैल्यू कितना है, ये तो ढूंढना है, Tn रहने देते हैं, इक्वल टू a कितना हो जाएगा 100 प्लस। अब यहाँ से देखो a हमारा ऑलरेडी, मैंने ये कंफ्यूज मत होना, मैंने ऐसा जानबूझ के लिया है, n भी 100 है और पहला टर्म भी मैंने 100 लिया है। तो ये मत बोलना कि सर दोनों सेम हो रहा है, कहीं अलग हो जाएगा तो वो अलग अलग लिखना, देखो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं एक इसको 1000 कर देता हूँ, ठीक है। तो सब जगह चेंज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहाँ पे 1000 हो जाएगा, यहाँ पे 1004 हो जाएगा, यहाँ पे 1008 हो जाएगा। तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसीलिए मैंने चेंज कर दिया। चलो अब ठीक है, तो Tn की जगह पे लिख लोगे क्या 1000, अब प्लस n कितना है 100, ओके। तो 100 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है का है 4 का है, तो 4 हो गया। तो Tn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 प्लस, यहाँ से 4 इंटू 100 करने से अच्छा है पहले इसको माइनस कर लेते हैं, 99 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 99 इंटू 4। चेक कर सकते हो, a 1000 है, n का वैल्यू यहाँ पे 100, मैंने बोला है कि 100th नंबर पे कौन सा टर्म आने वाला है, इसलिए n 100 माइनस 1 फार्मूले में है और d यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4 का है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो Tn यानी यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते हो, Tn मतलब क्या है T100 निकाल रहा हूँ, तो T100 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से आएगा 1000 अब प्लस 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 9 जा 36 अब प्लस 3 कितना होगा 396। अब आप देख सकते हो ये 1000 है, ये 396 है, तो फाइनली T100 आ जाएगा बच्चों, इसको ऐड करोगे तो 1396, मतलब जो 100 नंबर पोजीशन पे बैठा हुआ नंबर है दैट इज़ 1396। अच्छा देखो इसी क्वेश्चन में मैं करके बताता हूँ कि अगर मान लो मैं पहले से ही दिया रहता कि Tn का वैल्यू 1396 है, मतलब क्वेश्चन इस तरह से होता कि पहला टर्म 1000 है, ठीक है, अगला टर्म 1004 है, अगला टर्म 1008 है, और ऐसे करते 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 लास्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया होता 1396। आप देख सकते हो ना 1000 से सीधे 1396 पे है। तो अब मैं बोलूँगा कि इसका पोजीशन क्या है, ये कितने नंबर का है टर्म, मतलब ये मैं देखो ये Tn का वैल्यू दिया हुआ है और मैंने पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। ये समझ में आना चाहिए कि इस पोजीशन के बारे में पूछा गया है कि ये किस पोजीशन पे आएगा, मतलब n के किस वैल्यू के लिए हमें 1396 मिलने वाला है। मीन्स दिस टाइम Tn इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड n। सो फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, Tn पता है, फिर से फार्मूला लिखते हैं। मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि a का वैल्यू क्या है 1000 है, d का वैल्यू क्या है 4 है और Tn का वैल्यू इस बार क्या है 1396 है। तो फिर से आप फार्मूले के पास चलो, फार्मूले में जाएंगे तो क्या लिखेंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। Tn यहाँ क्या है 1396 इज इक्वल टू a की जगह पे क्या लिखोगे 1000 प्लस n-1 करना है, यहाँ पे n नहीं पता है तुमको, रहने दो n-1, d पता है, यस d कितना पता है 4, तो 1396 इज इक्वल टू 1000 प्लस 4n-4। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ 1396 इधर रहने देते हैं, यह 1000 है, अब -4 उसमें से चला जाएगा तो कितना आएगा बोलो 996 आएगा, अब प्लस कितना आ गया 4n। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ तो 1396 माइनस 996 इज इक्वल टू कितना आ गया 4n। 6 में देखो 96 है, यहाँ पे 6 में 6 0, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 13 है और यहाँ 9 है, 13 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 400 आएगा। तो 400 इक्वल टू 4n, तो आप बोल सकते हो कि सर n इज इक्वल टू ये 4 डिवाइड हो जाएगा 400/4, कैंसिल करेंगे 100 आ गया। अब तुम देख सकते हो मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में सेम सिचुएशन में n का वैल्यू क्या दिखा था 100, तो 100th पोजीशन पे क्या था जो वैल्यू आया था यहाँ पे वो आया था 1396, और इस एग्जाम्पल में मैंने ये कंफर्म किया कि 1396 अगर दिया होगा तो n का वैल्यू कितना आएगा 100। तो देखो n का वैल्यू कितना आया है 100 आया है, तो ये चीज़ को समझना है। इसी तरह से आपको मैंने Tn और n समझाया। अब क्या होगा, कभी कभी Tn n ये Tn है
ये भी दिया रहेगा, ये n निकाला जो मैंने इस बार, ये भी दिया रहेगा। तो a और d में से कोई पूछेगा, a मान लो a ही नहीं दिया है, सिर्फ d दिया है, तो भी हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस करना एक्सरसाइज के, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इस फार्मूला को बार बार कैसे यूज़ करना है। 4 में से 3 वैल्यू दिए रहेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और आपसे एक पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, तीनों वैल्यू को, 4 में से जो 3 दिया है उसको वैल्यू जहाँ जहाँ दिया है पुट करो, अपने आप एक इक्वेशन बनेगा ऐसा, फिर सॉल्व करते जाना और अननोन अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस पार्ट में इतना सीख लिए हैं अभी तक कि अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्या गिवन सीक्वेंस एपी में है, तो आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, देखना है लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस, अगर सेम आ रहा है एपी में है, नहीं आ रहा है नहीं है। इसी तरह से हम लोगों ने ये जो फार्मूला सीखा है अभी, Tn = a + n - 1 × d, इसको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें से मैं बार बार बोल रहा हूँ, Tn, a, n और d 4 वेरिएबल है, जिसमें से 3 दिया रहेगा, कोई भी 3, और जो नहीं दिया रहेगा वो आपको ढूंढना होगा। तो आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करो। कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर हम लोग सम ऑफ n टर्म्स के बारे में सीखेंगे। इन चीज़ों को समझने के बाद पहले ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि ये निकालते कैसे हैं, वैल्यू कैसे निकाला जाता है, इस एपी में समझना क्या है, समझ रहे हो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मतलब किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके लिए बेस तैयार कर रहा हूँ। ये एक फार्मूला आपके लिए हो गया, ये दूसरा फार्मूला आपके लिए ये हो गया जो अभी स्क्रीन के ऊपर में है, a + d, a + 2d। यहाँ पे भी मैं समझाऊंगा आगे कि कैसे हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। तो इस पार्ट में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सम के बारे में सीखेंगे, उससे पहले इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम लोग एप्लीकेशन वाले पार्ट पे आएंगे, रियल लाइफ में कैसे सिचुएशंस बनते हैं, किसके, एपी के। तो चलो इसको आगे क्लासेस में करेंगे। अभी इन चीज़ों को एक बार देखो, प्रैक्टिस करो, डाउट है तो पूछना। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे।